नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा मध्यकालीन भारत चल रहा है और मध्यकालीन भारत में हम मुग़ल वंश को औरंगजेब तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो आता है वो आधुनिक भारत में आता है। दोस्तों, ये निश्चित तो नहीं है कि आधुनिक भारत में कौन सा चैप्टर आता है और मध्यकालीन भारत में कौन सा आता है। बाकी अपने पढ़ने के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, बांट सकते हैं। तो चाहे उसको आधुनिक में पढ़ें, चाहे मध्यकालीन में पढ़ें। जैसे कि इसके बाद में जो आता है यहाँ से दोस्तों, ब्रिटिशों का यूरोपीय कंपनी का क्या होता है कि आगमन होता है, तो वो आधुनिक भारत में हम पढ़ सकते हैं। और अगर देखें दोस्तों, तो जो ब्रिटिश है, जो पुर्तगाली है, वो तो 1498 में आए थे, ठीक है। और अगर इसके बाद में देखें तो जो मुग़ल थे, मुग़ल तो आए ही नहीं थे उसके पहले, तो क्या सारा मुग़ल हम मध्यकालीन आधुनिक भारत में पढ़ेंगे? तो दोस्तों, ये कन्फ्यूजिंग है कि क्या हम आधुनिक भारत में कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं और मध्यकालीन में कौन सा पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये निश्चित नहीं है, चाहे हम आधुनिक में पढ़ें चाहे मध्यकालीन में पढ़ें, दोस्तों हमको तो पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, आज जो देखने वाले दोस्तों, औरंगजेब तक हम देख लिया है। इसके बाद में एक चैप्टर और बचता है जिसको हम देखते हैं दक्षिण में। दोस्तों, हमने जो दिल्ली सल्तनत है और जो मुग़ल काल है, ये दिल्ली पर, उत्तर भारत में और इधर ज़्यादा यहाँ पर दिल्ली पर काफ़ी प्रभाव रहता है इसका। लेकिन दोस्तों, अगर दक्षिण के क्षेत्र में देखा जाए, दक्षिण में तो एक दो साम्राज्यों का उदय होता है जिसको हमको आज दोस्तों देखना है, एक वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, एक है विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य। इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो जो विजयनगर है दोस्तों, अगर यहाँ हम बात करें तो ये इतना अगर देख लें तो ये विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। और इसके ऊपर अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बहमनी साम्राज्य हुआ करता है, ठीक है दोस्तों। ये विजयनगर था और ये बहमनी था। इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले विजयनगर की बात करते हैं। जो दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं दोस्तों, तो जो तुगलक वंश रहता है, तुगलक वंश के समय अगर हम देखें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, जिसका नाम जूना खां रहता है, उसका अगर टाइम पीरियड देखें तो 1325 से 1351 तक उसका क्या रहता है, समय रहता है। उसी के समय दोस्तों, उसी के जब राज कर रहा था वो यहाँ पर दिल्ली में, तो उसी के समय क्या होता है, दक्षिण में दोनों राजवंशों का क्या होता है, उदय होता है, जो कि इतिहास में काफ़ी महत्व है दोनों का। तो दोस्तों, दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो विजयनगर की अगर बात करें दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य, तो इसका टाइम देखें तो 1336 से 1646 तक, ठीक है दोस्तों। अगर बहमनी का देखा जाए, बहमनी साम्राज्य, तो बहमनी का 1347 से 1527 तक, ठीक है दोस्तों। ये दोनों है। सबसे पहले विजयनगर को देखते हैं। दोस्तों, क्या था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उसने अपना साम्राज्य यहाँ तक फैला लिया था। कहाँ तक? यहाँ तक, आंध्रा तक, ठीक। अब यहाँ पर दो भाई थे जो उसी की साम्राज्य के समय क्या थे कि छोटे पद पर, सेना के पद पर थे और वो इधर कर रहे थे, मतलब वो स्वतंत्र थे। अब उनको क्या किया कि बंदी बनाकर ले जाया गया। कहाँ पर? मोहम्मद बिन तुगलक ने आदेश दिया तो उनको बंदी बनाकर ले जाया गया। कहाँ पर? दिल्ली में, उसके पास। उन दोनों भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का, दोनों को ले जाया गया, ठीक है। अब वहाँ ले जाया गया उनको, और उनको क्या किया गया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। अब जेल में उनको डाल दिया गया तो फिर क्या कहा, उनको मतलब मारा गया। तो मार मार कर उनको क्या है, इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया और मुस्लिम बना दिया गया, ठीक। और वहाँ से फिर बोला कि जाओ, अब तुम हमारे जो साम्राज्य है उसकी रक्षा करो और फैलाने में क्या करो कि हमारा सहयोग करो, ठीक। तो हम बोला ठीक है। अब वो आ गए और फिर जो क्षेत्र दिया उनको यहाँ पर, फिर वो क्या किया, वहाँ पर के काम करने लगे, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे और साम्राज्य को फैलाने में लगे। दोस्तों, यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आता है कि एक गुरु रहता है जिसका नाम था गुरु विद्यारण। गुरु विद्यारण से उन दोनों भाइयों की मुलाकात होती है, किसकी? हरिहर और बुक्का की। उन दोनों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई होगी। तो बातचीत हुई, उस बातचीत में दोनों के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हो गए। तो गुरु विद्यारण उनको शिक्षा देते रहे और हिंदू, क्योंकि गुरु विद्यारण क्या थे, हिंदू गुरु थे, तो वो हिंदू धर्म की शिक्षा देते रहे, काफ़ी अच्छा देते रहे। और एक समय आया कि ये दोनों काफ़ी प्रभावित हुए उस गुरु से
और इन दोनों ने क्या किया, वापस से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया, वापस क्या हुआ, हिंदू बन गए। ठीक है, अब यहाँ से जब हिंदू बन गए तो गुरु विद्यारण्य ने बोला कि एक काम करो, तुम इसकी जो वहाँ नौकरी करते हो उस नौकरी को छोड़ो और अपना कुछ करो, क्योंकि तुम में कुछ टैलेंट है, तुम कुछ अलग से कर सकते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बात है। तो उनको लगा ठीक है गुरुजी, वो काफ़ी मानने लग गए, तो गुरु की हर बात को मानते थे। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक के जिसके नौकर थे वो, उन्होंने नौकरी छोड़ी। फिर क्या गया कि उन्होंने कुछ सेना को संगठित किया और उन्होंने कुछ क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। दोस्तों यहाँ दक्षिण में यहाँ पर छोटे छोटे क्षेत्रों को उन्होंने जीतना शुरू किया। तो कम सेना थी, छोटे क्षेत्र को जीता, वहाँ आक्रमण किया, उस क्षेत्र को उन्होंने जीत लिया। ठीक है, फिर उनका हौसला बढ़ गया, फिर उनका क्षेत्र भी आ गया कुछ, फिर दूसरे क्षेत्र पर उन्होंने आक्रमण किया तो वो क्षेत्र भी मिला लिया। ठीक है दोस्तों, अगर देखते हैं तो ये छोटा क्षेत्र हो गया उनका, अगर इस जो जीत लिया तो फिर उन्होंने दूसरे बड़े क्षेत्र पर आक्रमण किया, ये दोनों क्षेत्र हो गए। अब यहाँ तक इनका साम्राज्य हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि जो जहाँ व्यक्ति थे उनको भी अपनी सेना में ले लिया, फिर और बड़े क्षेत्रों पर आक्रमण किया, इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, उनका हौसला और बढ़ गया। अब यहाँ जो व्यक्ति थे उनको भी सेना में ले लिए, सेना भी संगठित हो गया, साम्राज्य भी बढ़ रहा है और उनकी क्या है, उनकी जो इच्छा है और जो उनकी हिम्मत है वो भी बढ़ रही है, विश्वास भी हो रहा है कि हम भी कर सकते हैं। फिर बड़े बड़े क्षेत्रों को उन्होंने क्या किया, आक्रमण करना शुरू कर दिया, वो भी जीतने लगे। ऐसे कर करके दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही बड़े साम्राज्य की नींव डाल दी, जिसको हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी सेना हो गई। और अगर कर्नाटक, इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों, तो जो कर्नाटक में हम देखते हैं, कर्नाटक में कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। ठीक है दोस्तों, कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के किनारे एक शहर है हम्पी, हम्पी में अपनी राजधानी को बनाया था दोस्तों, जो कि हम देखते हैं कि विश्व धरोहर में भी हम्पी को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम्पी में उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और उनकी जो भाषा थी दोस्तों, वो अगर देखते हैं तमिल में कौन सी भाषा, तमिल ही बोली जाती है। ठीक, तो गुरु विद्यारण्य की सहायता से उन्होंने अपनी सेना बनाई और हम्पी में अपनी राजधानी बनाई विजयनगर साम्राज्य की। अब उनका जो पिता था दोस्तों संगम था, तो उन्होंने अपने जो वंश का नाम रखा वो संगम वंश रखा। दोस्तों 4 वंश आते हैं, इसको हम याद रखेंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो संगम वंश है, ये 1336 से 1485 तक था। ठीक है, 1336 से 1485 चारों वंश है दोस्तों। चारों वंश की पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमको क्या करना है, इनके संस्थापक का नाम याद रखना है। इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वंश का किस राजा ने नींव डाली थी। तो अगर संगम वंश देखा जाए तो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। ठीक, 1336 से 1485 तक। फिर दूसरा वंश आता है जिसका नाम था सुलुक वंश। ठीक है, सुलुक वंश या सालुक वंश भी बोल सकते हैं। इसकी नींव डाली थी नरसिंह सालुक ने। तो ये दोस्तों 20 वर्ष ही चला है, 1485 से 1505 तक। ठीक है दोस्तों, 2 वंश हो गए। तीसरा वंश हम देखते हैं तो 1505 से 1570 तक। इसकी नींव जो डाली थी दोस्तों वो वीर नरसिंह सुलुक ने डाली थी। तो दोस्तों 1509 में क्या होता है, वीर नरसिंह सुलुक की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में इसका पुत्र आता है जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय दोस्तों अगर देखा जाए तो 1509 से 1529 या कहीं कहीं लगभग बुकों में 30 लिखा रहता है, लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था दोस्तों। काफ़ी महान था, काफ़ी प्रतापी दोस्तों। इसका अगर जन्म देखा जाए तो इसका जन्म 1471 में माना जाता है, 1471 में। और इसके जो राजा बनता है 1529 में। और इसके बाद में देखा जाए तो दोस्तों मृत्यु नहीं दोस्तों 1479 में इसका जन्म होता है और 1509 में राजा बनता है 1529 तक। ठीक है दोस्तों, 1479 में। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है, काफ़ी प्रतापी शासक था, इतना प्रतापी था कि जो बाबर था दोस्तों, अगर हम देखें तो 1509 से 29 इस समय दोस्तों 1530 में, अगर 1526 में बाबर आ गया था भारत में और मुगल वंश की नींव डाल दी थी। तो मैंने बताया कि वो अपने खाली समय में क्या करता था, अपने खाली समय में अपनी आत्मकथा लिखता रहता है, जिसको हम तुझकी बाबरी बाबरनामा के नाम से जानते हैं। तो उस आत्मकथा में दोस्तों उसने भारत के सबसे प्रतापी शासक के रूप में उसने
कृष्णदेव राय का जिक्र किया था, काफ़ी प्रतापी शासक। तो दोस्तों इतना है कि बाबर ने खुद उसका जिक्र अपनी बुक में किया है। दोस्तों इसके दरबार में अगर देखें तो 9 अष्ट दिग्गज रहते थे दोस्तों, अष्ट दिग्गज, 8 व्यक्ति ऐसे कवि थे, 8 जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे और कह सकते हैं कि विशेष ज्ञान रखते थे, ठीक है। उसमें से एक था दोस्तों तेनाली रामा। तेनाली रामा दोस्तों कह सकते हैं कि हर समस्या को समाधान करता था। जिस तरह दोस्तों अगर हम देखते हैं तो जो बाबर के पास जो बीरबल हुआ करता था, उसी तरह से कृष्णदेव राय के पास तेनाली रामा हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। वो हर समस्या का समाधान करता था कृष्णदेव राय के साम्राज्य में, उसके दरबार में रहकर, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह याद रखने वाली बात यह है कि अगर प्राचीन भारत में जाते हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक। अगर देखा जाए अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे। और अगर देखें कृष्णदेव राय के दरबार में तो अष्ट दिग्गज रहते थे दोस्तों, 8 कवि रहते थे। और शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान रहते दोस्तों। वो ये तीनों में अगर देखें तो किसी व्यक्ति को विशेष उपाधि दी गई है, वहाँ पर वे पद थे। शासन व्यवस्था को, प्रशासन व्यवस्था को चलाने के लिए शिवाजी ने पद बनाए थे दोस्तों। अगर हम देखें छत्रपति का, पेशवा का, फिर सेनापति, सोमांत, विदेश मंत्री, ऐसे 8 बड़े बड़े पद थे और उसी के अनुसार शिवाजी का साम्राज्य चलता था। शिवाजी के बारे में दोस्तों आपको डिटेल में बताऊंगा, उसका अलग से हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर बाबर के बारे में देखना है तो बाबर का मैं ऑलरेडी दोस्तों मुगल वंश पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सीरियल वाइज दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश और मुगल वंश में अगर देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, इसके वीडियो आपको दोस्तों सीरियल वाइज मिलेंगे। दोस्तों आपको सीरियल वाइज ही देखना है, मैंने सीरियल वाइज ही एक के नीचे एक बनाए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा जो चल रहा है उसके बाद में दोस्तों 1570 में जो बहमनी विजय जो ये अपन देखे थे तो सुलुक वंश समाप्त हो जाता है। और इसके बाद में आर्विडो वंश आता है 1570 से 1646 तक दोस्तों, ठीक है। संगम वंश, तुलुक वंश, सालुक वंश, और दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ये सॉरी दोस्तों दूसरे नंबर पर सालुक वंश, तीसरे पर तुलुक और चौथे पर देखें तो आर्विडो वंश में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य 1646 तक लगभग यहाँ से समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य के बारे में। बहमनी साम्राज्य दोस्तों इससे थोड़ा ऊपर, इसमें अगर देखें तो महाराष्ट्र का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, थोड़ा अगर देखें तो एमपी का क्षेत्र, इसको मिलाकर एक राजवंश जो उभरा था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। इसकी नींव दोस्तों एक व्यक्ति ने डाली थी जिसका नाम था जफर खां। जफर खां को हसन गंगू भी बोलते थे, ठीक है दोस्तों। और इसने जैसे अपने साम्राज्य की नींव डाली तो अपनी एक राजधानी बनाई थी, वो बनाई थी गुलबर्गा में। गुलबर्गा दोस्तों हम देखते हैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है दोस्तों। गुलबर्गा, इसकी भाषा अगर देखें तो मराठी हुआ करती थी। और इसने एक उपाधि ली थी जिसको नाम कहा जाता है अलाउद्दीन कह सकते हैं तो बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह की इसने उपाधि ली थी, किसने? हसन गंगू जफर खान ने, जिसने अपनी राजधानी को गुलबर्गा बनाया हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये मुस्लिम साम्राज्य था और ये हिंदू साम्राज्य था दोस्तों। ये जो साम्राज्य है बहमनी साम्राज्य ज़्यादा समय तक नहीं रह सका और 5 टुकड़ों में कह सकते हैं तो 5 राज्यों में बांट गया दोस्तों। कब कब बटा इसको हम देखते हैं। देखिए अगर बहमनी साम्राज्य को देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर 1484 में जो अलग होता है, 1484 में जिसका नाम है बीदर अलग होता है, ठीक। अगर 1490 में देखा जाए तो बीजापुर दोस्तों अगर देखें तो यहाँ आता है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आता है महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पर ही आता है बीजापुर, ठीक है। 1490 में अगर देखा जाए तो अहमदनगर यहाँ आता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में, ठीक है। फिर 1502 में अगर देखा जाए तो गुलकुंडा इधर आता है उड़ीसा के क्षेत्र में। और 1527 में अगर देखें तो बरार एमपी के क्षेत्र में आता है दोस्तों। 5 राजवंशों में बढ़ जाता है। मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, अगर देखें तो बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, गुलकुंडा और बरार, ठीक है दोस्तों। ये 5 राज्यों में जो कि ये बहमनी साम्राज्य बढ़ जाता है। अब दोस्तों यहाँ लाजमी है कि ये मुस्लिम साम्राज्य और हिंदू साम्राज्य, तो दोस्तों दोनों में युद्ध तो होगा ही होगा दोस्तों। एक दोआब, यहाँ पर दोआब था दोनों के बीच। दोआब का मतलब होता है दोस्तों दोनों तरफ से नदियाँ आ रही है और बीच में जो क्षेत्र है
दोनों तरफ का पानी आएगा तो क्या होगा कि कितना फ़ायदा मिला, मतलब अधिक सिंचित रहेगी, अधिक उपजाऊ भूमि रहेगी, है ना। तो इसके लिए दोनों के बीच युद्ध होता था। तो दोआब के लिए दोनों के बीच युद्ध होता है, वो एक बहुत ही फेमस युद्ध होता है जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध। इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। और इस युद्ध को लाइव किसने देखा? तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था सेवेल। ऐसा आ सकता है कि जो तालीकोटा का युद्ध है एक व्यक्ति को किसने देखा? सेवेल ने। क्या हुआ होगा दोस्तों कि दोनों सेनाएं लड़ रही होगी और एक पेड़ रहा होगा कहीं दूर पहाड़ी पर या कहाँ पर, तो वो कहाँ जा रहा होगा जंगल में। अब देखा कि युद्ध हो रहा है तो इसने बोला कि अगर मैं भी गया तो मैं मारा जाऊँगा। पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ते हुए देखता रहा दिन भर। ये दोस्तों ऐसे ही सेवल ने इस युद्ध को देखा लाइव। ठीक है दोस्तों, तो दो आप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो तालीकोटा का युद्ध है बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का कारण क्या था? तो दोस्तों दोआब के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में अगर देखते हैं तो सदाशिव, अगर देखें तो सदाशिव ने क्या किया था कि युद्ध किया था। बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य का राजा उस समय सदाशिव था और जो सेनापति था, जो सेना को देख रहा था उस समय था सदाशिव। और इधर दोस्तों देखिए अब यहाँ क्वेश्चन उठ सकता है कि भाई जो बहमनी साम्राज्य वो तो 1527 तक ही खंडित हो गया था, सब राज्य अलग अलग हो गए थे। तो फिर 1565 में ये युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? दोस्तों ये खंडित हो गए थे, सब अलग अलग हो गए थे। 1527 तक सब अलग अलग 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य बढ़ चुका था। लेकिन जब 1565 में युद्ध होता है तो मैंने बताया कि सारे मुस्लिम साम्राज्य था। तो ये क्या था कि जब इनको पता चला हिंदू साम्राज्य से हमारी लड़ाई हो रही है तो सब एक हो जाते हैं उस युद्ध को लड़ने के लिए। बाकी तो अलग अलग थे ही, बस लड़ने के लिए एक हो जाते कुछ समय तक। क्या होता है दोस्तों कि जैसे बरार को छोड़कर बाकी जो बीजापुर है, अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बीदर है, ये 4 राजवंश एक हो गए थे और इन्होंने युद्ध किया था। अगर दोस्तों हम देखा जाए तो जो बीजापुर और अहमदनगर वाला क्षेत्र है यहाँ पर आदिल शाही वंश रहा करता था, जैसे कि हम मराठा साम्राज्य के समय में भी इसको पढ़ेंगे। आदिल शाही वंश ने क्या किया कि इसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि बहमनी साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? तो आदिल शाही वंश ने। और विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व तो अगर हम देखें तो राम राय ने। दोनों के बीच काफ़ी घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य की पराजय हो जाती है। लेकिन दोस्तों फिर भी ये राजवंश रहता है 1646 तक, लेकिन छुटपुट तरीके से रहता है। पूरा कह सकते हैं कि महानता तरीके से नहीं रहता, वीरता तरीके से नहीं रहता था, अपना अपना 1646 में समाप्त हो जाता है। बहमनी तो समाप्त हो ही चुका था मैंने बताया। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों कि फिर छोटे छोटे नए राजवंश का यहाँ से उदय होना शुरू हो जाए। मैंने बताया कि बड़ा साम्राज्य रहता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर नए नए छोटे छोटे राजवंश का उदय होता है, फिर उसमें से कोई बड़ा बनता है, फिर संघर्ष होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो अगर यहाँ देखिए तो दोस्तों विजयनगर है, विजयनगर जब ख़त्म हुआ तो यहाँ से क्या हुआ अगर यहाँ देखें तो आंध्रा में हैदराबाद रियासत हम देखते हैं, हैदराबाद का उदय होता है, मद्रास का उदय होता है। इधर अगर देखें तो मैसूर का उदय होता है, जो आधुनिक में हम देखेंगे मैसूर का। अगर यहाँ देखिए पूना क्षेत्र में महाराष्ट्र में तो मराठा साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है दोस्तों, ये हम आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक, तो आज हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में बहुत ही डिटेल से समझा। आगे दोस्तों और भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।